हेलो गाइस, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यूनिट 4 के ये हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान से हैं। ठीक है, ये आपके हिंदी के हैं BHDE 106 या फिर कोड इनमें से कोई भी हो सकता है EHD जो नया कोड है 06। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर जो देख रहे थे उन क्वेश्चन आंसर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसका अध्याय 4 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इससे पहले के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए। ओके, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। ये है भाषा, हिंदी भाषा। ठीक है, इसमें हम हिंदी भाषा से जो भी क्वेश्चन आंसर आपके पूछे गए हैं पिछले सालों में उनको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा से जितने भी क्वेश्चन आंसर अब तक बने हैं पिछले 10 सालों में उन सबको आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास का काल क्रमानुसार परिचय दीजिए। ठीक है, हिंदी भाषा के यहाँ पे आपसे परिचय पूछा गया है काल क्रमानुसार। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है, ये इसका आंसर है। हिंदी भाषा अत्यंत विशाल है। ठीक है, हिंदी भाषा अत्यंत विशाल है। आपको ऐसे स्टार्टिंग करनी है, बीच का नहीं भी जितना आपको याद रहता है आप एक दो बार वीडियो सुन लेंगे ना तो आपको इतना याद रह जाएगा जितना कि आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो आप एक दो बार इसे सुन लीजिए और कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप अच्छे से एग्जाम अपना अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी प्रदेश अत्यंत विशाल है। जिस भाषा को हम आज हिंदी या मानक हिंदी कहते हैं उसके विकास का लंबा इतिहास है। ठीक है, जिस भाषा को हम हिंदी या मानक हिंदी कहा जाता है उसका एक बहुत ही लंबा इतिहास है। पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में बंगाल तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये पश्चिम में जो राजस्थान है वहां से लेकर और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ है। बंगाल तक का विशाल क्षेत्र हिंदी भाषा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये आपका हिंदी भाषा क्षेत्र कहलाता है जो पश्चिम में राजस्थान से लेकर और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ ये विशाल हिंदी भाषा क्षेत्र कहलाता है। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिणी सीमा विंध्याचल है। ठीक है, और इसकी दक्षिणी सीमा कौन सी है? विंध्याचल तक फैली हुई है। इस व्यापक क्षेत्र में कई बोलियों का एक साथ विकास हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बोलियां एक साथ विकसित हुई हैं। यद्यपि यहाँ एक प्राचीन भाषा है। ठीक है, यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हिंदी एक प्राचीन भाषा है। आपको पता होगा कि हिंदी बहुत पुरानी है। ठीक है, हिंदी का इतिहास आज का नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है इसका, ये बहुत पुरानी भाषा है। किंतु यही आधुनिक हिंदी का आरंभिक चरण है और यहाँ पे जो आधुनिक हिंदी है उसका भी आरंभिक चरण है, उसकी भी स्टार्टिंग है। ये बोलियां आदिकाल से ही साहित्यिक रचना में व्यवहित होती रही हैं। ठीक है, ये जो हिंदी बोलियां हैं अलग अलग तरह की, इनमें साहित्य भी लिखे जाते रहे हैं। ठीक है, और साहित्य में आदि काल से ही इनमें साहित्य की रचना होती रही है। ठीक है, आदिकाल में ही राजस्थान की पुरानी राजस्थानी में वीर गाथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, आदिकाल में ही जो राजस्थान की पुरानी राजस्थानी है इसमें बहुत सारी वीर गाथाएं लिखी गई हैं। इस बोली को डिंगल नाम दिया गया है। ठीक है, राजस्थान की जो पुरानी राजस्थानी है इसको क्या कहते हैं? डिंगल, इसको नाम दिया गया है। मध्यवर्ती क्षेत्र में साहित्यिक रचनाओं के लिए पुरानी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और मध्यवर्ती क्षेत्र में ये पुरानी ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है साहित्यिक रचनाओं के लिए। ठीक है, राजस्थान की वीर गाथाएं तो डिंगल भाषा में लिखी गई है और मध्यवर्ती क्षेत्र में जो साहित्य रचना हुई है ये पुरानी ब्रज भाषा में की गई है। ये बात आप याद रखेंगे। जिसे पिंगल कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, जिसे क्या कहते थे? पिंगल कहा जाता था। हिंदी भाषा प्रदेश में करीब 17 बोलियां हैं। ठीक है, हिंदी भाषा प्रदेश में कितनी बोलियां हैं? करीब 17 बोलियां हैं
और उनकी उपबोलियों की संख्या 100 है। इनकी उपबोलियां कितनी हैं? इनकी उपबोलियां 100 हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो हिंदी भाषा है वो 17 है, हिंदी भाषा की बोलियां 17 हैं और इसकी उपबोलियां 100 तक पहुंच गई हैं। जबकि इनके अगर आज के टाइम, ये पुराना शायद आंकड़ा है, आज के टाइम इसमें कुछ चेंजेस है, शायद ये 18 बोलियां हो गई, आप चेक कर लेना। ठीक है, और यहाँ भी कुछ चेंजेस शायद हुए हैं। आदिकाल के बाद मध्यकाल में राजस्थानी, ठीक है, आदिकाल के बाद जो मध्यकाल था वह राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि बोलियों में साहित्य रचना हुई है। ठीक है, आदिकाल के बाद जो साहित्य रचना हुई है वो किस किस बोली में हुई है? राजस्थानी, ब्रज और अवधी भाषा में हुई है, अवधी बोलियों में हुई है। रीत काल की कवियों ने ब्रज भाषा को ही काव्य की अभिव्यक्ति का साधन बनाया। ठीक है, रीत काल में जो ब्रज भाषा हमारी थी उसे ही कवि थे उन्होंने अभिव्यक्ति का साधन ब्रज भाषा को बनाया था। कौन से काल में? रीत काल में। ठीक है, आप याद रखेंगे, कवियों ने अभिव्यक्ति का साधन किस भाषा को बनाया था? उन्होंने रीत काल में ब्रज भाषा को ही अभिव्यक्ति का साधन बनाया था। हिंदी भाषा के विकास की दूसरी धारा बोलचाल और संपर्क भाषा के रूप में उसके विकास को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा जो है, हिंदी भाषा के विकास की जो दूसरी धारा है, ठीक है, हिंदी भाषा के विकास की जो दूसरी धारा है वो बोलचाल और संपर्क भाषा के रूप में इसके विकास को स्पष्ट करती है। यही विकास वास्तव में मानक हिंदी के विकास की ही कहानी है। ठीक है, ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में मानक हिंदी के विकास की कहानी है। ठीक है, जो हिंदी भाषा के विकास की जो दूसरी धारा है वो बोलचाल और संपर्क वाली है। ठीक है, ये बोलचाल और संपर्क की है और इसे ही मानक हिंदी भी कहते हैं। मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी, स्थापित होने पर राजकाज के लिए फारसी भाषा थी। ठीक है, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई है उस समय जो कामकाज की भाषा थी, जो राजकाज की भाषा थी, वो कौन सी भाषा थी? वो फारसी हुआ करती थी। ठीक है, मुगलों की यह भाषा रचना की दृष्टि से खड़ी बोली थी। ठीक है, जो मुगलों की भाषा थी राजकाज की फारसी हुआ करती थी और ये उनकी खड़ी बोली हुआ करती थी। रचना की दृष्टि से ये उनकी खड़ी बोली हुआ करती थी, लेकिन उसमें अरबी फारसी के शब्द ग्रहण किए गए थे। लेकिन इसमें क्या क्या शब्द थे? इसमें अरबी और फारसी के भी शब्द हुआ करते थे। इस तरह अरबी फारसी शब्दों से युक्त इस जनसाधारण की रचना को खड़ी बोली का नाम दिया गया था। ठीक है, इसी तरह से जो अरबी फारसी शब्द थे, अरबी फारसी शब्दों से युक्त इस जनसाधारण की भाषा को खड़ी बोली का नाम दिया गया था। ठीक है, ये लाइन आप ऐसे याद रखेंगे। और बाद में यही उर्दू भाषा के नाम से प्रचलित हुई। ठीक है, बाद में यही क्या बन गई? यही बाद में उर्दू भाषा के नाम से जानी जाने लगी, उर्दू भाषा के नाम से प्रचलित हो गई। बाद में प्रारंभिक अवस्था में इस जन भाषा को हिंदवी, ठीक है, प्रारंभिक में जो ये जन भाषा थी जिसे बाद में उर्दू बना दिया गया, इस भाषा को हिंदवी, रेखता आदि शब्दों से अभिहित करते थे। ठीक है, इसे हिंदवी और रेखता नाम से इसे जाना जाता था। सिंपल शब्दों में आप समझिए, इसे जानते थे। और जब यह भाषा गुलाम वंश के साथ हैदराबाद में पहुंची, ठीक है, और जब यही भाषा गुलाम वंश के साथ जब ये हैदराबाद पहुंची तो इसको दक्कनी नाम दिया गया। ठीक है, ये शब्द आप याद रखेंगे। जब यही भाषा गुलाम वंश के साथ जब हैदराबाद पहुंच गई तो इसे दक्कनी नाम दिया गया। आज भी दक्षिण के कई नगरों में उर्दू भाषा का व्यवहार होता है। ठीक है, आज भी दक्षिण के कई स्थान ऐसे हैं, कई नगर ऐसे हैं जहां उर्दू भाषा को व्यवहारिक भाषा में लाया जाता है। व्यवहारिक भाषा जहां पे उर्दू है, जो दक्कनी या
दक्षिणी हिंदी के अन्य क्षेत्रीय रूप हैं, ठीक है, जो कि दक्कनी या फिर इसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है, पहले दक्कनी था या फिर से दक्कनी या दक्षिणी हिंदी के अन्य क्षेत्रों के रूप में भी इसे जाना जाता है। मुगलों के समय उर्दू भाषा प्रशासनिक प्रयोजनों के अलावा साहित्यिक क्षेत्रों में भी गति पाने लगी थी, ठीक है। जब मुगल थे, मुगलों का जब शासन था, तो उस समय जो उर्दू भाषा हुआ करती थी वो सिर्फ प्रशासनिक यानी कि राजनीति के काम में ही नहीं प्रयोग होती थी, बल्कि इसने साहित्य का क्षेत्र भी इसने साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। साहित्य के क्षेत्र में भी इसने अपनी गति तेज कर दी थी, ठीक है। इसमें मीर, बली, गालिब, इकबाल आदि श्रेष्ठ शायर हुआ करते थे, ठीक है। इन शायरों का आप नाम याद रखेंगे। इसमें कौन कौन से शायर हुआ करते थे? मीर, बली, गालिब और इकबाल, ये उर्दू के शायर हुआ करते थे, जिन्होंने इस भाषा को व्यापक रूप से इन्होंने इस भाषा को प्रचारित किया था, ठीक है। व्यापक रूप से बहुत ज्यादा इस भाषा का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। रचना की दृष्टि से हिंदी और उर्दू समान है, ठीक है। रचना की दृष्टि से अगर हम बात करें तो यह लाइन आप याद रखेंगे कि रचना की दृष्टि से अगर कहा जाए तो हिंदी और उर्दू दोनों ही समान भाषाएं हैं। समानता के कारण उर्दू भाषा ने प्रशासनिक भाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में जो विकास किया था, ठीक है। जो समानता के इसमें कारण ये है कि जो उर्दू भाषा थी, उर्दू भाषा ने प्रशासनिक मतलब राजनीति के जो काम थे, प्रशासनिक काम जो सरकारी काम थे, प्रशासनिक भाषा और साहित्यिक भाषा के रूप में विकास किया था। उस विकास का लाभ सहज ही हिंदी भाषा को प्राप्त हुआ था, ठीक है। इसका लाभ हिंदी भाषा को भी हुआ था। अतः हिंदी में साहित्य रचना काफी तेजी से होने लगी थी, ठीक है। और हिंदी में जो साहित्यिक रचना थी वो बहुत ही तेजी से होने लगी थी और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए यह भाषा सबसे उपयुक्त विधा थी, ठीक है। और जो प्रशासनिक वर्ग थे, प्रशासनिक काम थे, राजनीतिक काम थे या जो सरकारी काम थे, उनके लिए भी ये भाषा बहुत ही उपयोगी हो गई थी। आधुनिक हिंदी के विकास की दो अलग दिशाएं हैं, ठीक है। जो आधुनिक हिंदी है इसके विकास की दो अलग दिशाएं हैं। एक तरफ बोलियां और उनका साहित्य है, ठीक है। एक तरफ बोलियां हैं, उनका साहित्य है, जिसकी आधुनिक काल तक एक अटूट परंपरा थी, ठीक है। जिसकी आधुनिक काल तक एक अटूट परंपरा थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाया खड़ी बोली ने, ठीक है। इस भाषा को आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? खड़ी बोली ने, जिसे इस नए प्रयोजन के संदर्भ में हम हिंदी कहते हैं, ठीक है। तो आप लास्ट में याद रखेंगे कि जो हिंदी भाषा है, आधुनिक हिंदी के विकास के इसकी दो अलग अलग दिशाएं हैं इसके विकास की। एक तरफ बोलियां और उसका साहित्य, एक तरफ तो बोलियां हैं, ठीक है, एक तरफ बोलियां हैं और उसका साहित्य है, जिसकी आधुनिक काल तक एक अटूट परंपरा थी, ठीक है। इसकी आधुनिक काल तक एक बहुत ही अटूट परंपरा थी। इस परंपरा को आगे बढ़ाया खड़ी बोली ने, ठीक है। इसे आगे बढ़ाने का काम खड़ी बोली ने किया था, जैसे इस नए प्रयोजन के संदर्भ में हम हिंदी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न था पहला। दूसरा देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। हिंदी भाषा के क्षेत्र पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए, ठीक है। इसमें हिंदी भाषा के क्षेत्र को में आपको चर्चा करनी है। अगर हिंदी भाषा के क्षेत्र में चर्चा के लिए संक्षिप्त आता है या विस्तार से भी आता है तो इसमें काफी बड़ा है, आप इतना ही बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, याद रखिएगा कि इसमें दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिंदी भाषा के क्षेत्र की आपसे चर्चा पूछी गई है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप वीडियो एक से दो बार देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आप अच्छे से इनसे बाद जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ हिंदी के,
इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये पिछले 10 सालों क्वेश्चन मैं आपको करा दे रही हूँ, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो आप इनको अच्छे से 1-2 बार वीडियो को सुन के जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं वो क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं, जिसे हम हिंदी भाषा का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी भाषा का क्षेत्र कहा जाता है। उसमें 6 मुख्य राज्य हैं। इसमें 6 मुख्य राज्य के बारे में बताया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसके 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जहां हिंदी, जो इनको हिंदी क्षेत्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, इसके अलावा जो है दिल्ली में भी हिंदी बोली जाती है। लगभग पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। और दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप में भी हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये सारे क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, जिसे हम हिंदी भाषा के क्षेत्र कहते हैं। ये 6 मुख्य राज्य हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी जो है वो दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में सामान्यतः जनता बोलियों का व्यवहार करती है, ठीक है। हिंदी भाषा क्षेत्र में जो सामान्य जनता है वो हिंदी की बोलियों का प्रयोग करती है। जैसे राजस्थान में मारवाड़ी, ठीक है, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, आपने सुनी होगी, राजस्थान मारवाड़ी बोलते हैं। जयपुर और जयपुरी, ठीक है, राजस्थान मारवाड़ी, जयपुरी और मालवी आदि बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। मालवी आदि बोलियां राजस्थान बोली जाती हैं। मारवाड़ी और जयपुरी, मालवी, ठीक है, ये बोलियां बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली आदि बोलियां बोली जाती हैं। खड़ी बोली, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली कहाँ बोली जाती हैं? ये आपकी बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, ठीक है, पश्चिम मध्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं ये, जिन्हें पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। इसे क्या पश्चिमी हिंदी भी से कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में अवधि, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, ठीक है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां पे अवधी और बघेली, ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी बोलियां यहाँ बोली जाती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि बोलियां यहाँ पर बोली जाती हैं। इन्हें पूर्वी हिंदी की संज्ञा दी जाती है। इन्हें किसकी संज्ञा दी जाती है? इन्हें पूर्वी हिंदी की संज्ञा भी दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भोजपुरी, मैथिली, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगधी आदि बोलियां बोली जाती हैं, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगधी आदि बोलियां बोली जाती हैं। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है, ठीक है। जो भोजपुरी लोग बोलते हैं उनकी संख्या कितनी बताई गई यहाँ पे? लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो कि भोजपुरी बोलते हैं। इस तरह इस बोली के बोलने वालों की जनसंख्या मलयालम भाषा बोलने वालों से कुछ अधिक ही है, ठीक है। ये जो भोजपुरी लोग बोलते हैं इनकी मलयालम बोलने वालों से इनकी जनसंख्या ज्यादा है, भोजपुरी बोलने वालों की। भोजपुरी का अपना साहित्य नहीं है, ठीक है। ये बात आप एक याद रखें कि भोजपुरी जो भाषा है उसका अपना कोई साहित्य नहीं है, ठीक है। इस भोजपुरी का अपना कोई साहित्य नहीं है। इस प्रदेश के लोग हिंदी में ही शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है।
लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उस किसमें करते हैं, वो हिंदी भाषा में ही करते हैं। कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है। जो भी कार्यालय हैं, जो सरकारी कामकाज हैं, वहां हिंदी भाषा ही प्रयोग होती है। ठीक है। प्रमुख साहित्यकार हिंदी में ही साहित्य सृजन करते हैं, और जो साहित्यकार हैं वो साहित्य भी किसमें लिखते हैं, वो हिंदी में ही साहित्य लिखते हैं। आधुनिक हिंदी दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली का परिमार्जन रूप है। ठीक है। जो आधुनिक हिंदी है वो कहाँ बोली जाती है, दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली ये जो आधुनिक खड़ी बोली है, ये आधुनिक हिंदी आप कहाँ बोली जाती है से पूछे तो हिंदी ये जो बोली जाती है दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है। ठीक है। आज खड़ी बोली सिर्फ एक सीमित जनसंख्या की बोली हो गई है। ठीक है। आज जो खड़ी बोली बोलने वालों की जनसंख्या सीमित हो गई है। आप ये कह सकते हैं कि आज खड़ी बोली सिर्फ एक सीमित जनसंख्या की बोली है। ठीक है। आज खड़ी बोली सिर्फ एक सीमित जनसंख्या की बोली है, उसमें साहित्य नहीं है। ठीक है। ये बातें आप याद रखेंगे कि उसमें कोई साहित्य नहीं है, उसका शिक्षा प्रशासन में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। इसका शिक्षा और प्रशासन में प्रयोग नहीं होता है और इसका कोई साहित्य भी नहीं है। हिंदी का उच्चारण अधिक परिमार्जित है। ठीक है। हिंदी का जो उच्चारण है वो अधिक परिमार्जित है, बोली से कुछ भिन्न है। ठीक है। बोलियों से कुछ भिन्न है। हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। ठीक है। ये बात आप याद रखें कि हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बहुत ही विशाल है। बोली का अत्यंत सीमित, हिंदी में विशाल साहित्य और ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों का भंडार है। हिंदी जो हिंदी भाषा है, बोली का अत्यंत सीमित, ठीक है, ये जो बोली है ये बहुत ही सीमित, अत्यंत सीमित, हिंदी में विशाल साहित्य और ज्ञान विज्ञान के ग्रंथों का भंडार है। इनके जो ज्ञान विज्ञान है, साहित्य है, हिंदी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लिखे गए हैं। बोली में साहित्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन बोली में साहित्य नहीं, जबकि हिंदी में देखिए यहाँ दो चीजें आपको बताई जा रही हैं, समझने की कोशिश करिए कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी में हिंदी का अपना विशाल साहित्य है और ज्ञान विज्ञान ग्रंथों का भंडार है, जबकि बोली जो अगर बोली का बात करें, सिर्फ इसकी बोली की अगर हम बात करते हैं तो बोली अत्यंत सीमित है, बोली बहुत सीमित है और बोली में जो बोली है, बोली में साहित्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि बोली में साहित्य बिल्कुल नहीं है, जबकि हिंदी में तो बहुत ज्यादा है लेकिन बोली में नहीं है। हिंदी भाषा में कई साहित्यिक जो शैलियां हैं, हिंदी भाषा में कई साहित्यिक शैलियां और प्रशासन आदि प्रयोजन परक क्षेत्रों के भाषा रूप का विकास हुआ है। ठीक है, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में कई साहित्यिक शैलियों और प्रशासन आदि प्रयोजन परक क्षेत्रों की भाषा के रूप में इसका विकास हुआ है। आज हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर व्यवहार ही करती है। ठीक है, आज जो हिंदी भाषा है, आज हिंदी अखिल भारतीय स्तर पर व्यवहार ही करता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र केवल हिंदी भाषा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि जो हिंदी भाषा का क्षेत्र है वो सिर्फ हिंदी भाषा तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा के कारण भारत में लगभग सभी शिक्षित व्यक्ति हिंदी भाषा से परिचित हैं। ठीक है, शिक्षा के कारण भारत में लगभग सभी शिक्षित व्यक्ति जो हैं हिंदी भाषा से परिचित हैं। वे कुछ हद तक हिंदी भाषा लिख पढ़ बोल समझ लेते हैं। ठीक है, वो कुछ हद तक हिंदी भाषा लिख पढ़ और समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख पढ़ लेते हैं और वे हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में करते हैं। ठीक है, वो हिंदी का प्रयोग किस भाषा के रूप में करते हैं? वो हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में करते हैं। इसके अलावा देश के कुछ भूभागों में स्थानीय संपर्क के लिए भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है।
ठीक है। इसके अलावा कुछ देशों में इसके अलावा जो देशों में देशों के कुछ जो भूभाग हैं, कुछ हिस्से हैं, उसमें स्थानीय संपर्क के लिए भी हिंदी भाषा प्रयोग में लाई जाती है। जैसे मुंबई, हैदराबाद, नागपुर आदि शहरों में हिंदी भाषा का एक स्थानीय रूप विकसित हुआ है। ठीक है, हिंदी भाषा के स्थानीय रूप कहाँ विकसित हुआ है? ये मुंबई में, हैदराबाद, नागपुर आदि शहरों में हिंदी भाषा का स्थानीय रूप विकसित हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी ही रहने देते हैं, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा, 25 मिनट का ऑलरेडी हो गया है, और बाकी क्वेश्चन दूसरे वीडियो में बना देते हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप दूसरे वीडियो में देखिएगा, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते हो उतना बड़ा देखकर। तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।